बुलाऊंगा कि वो मंच पर आके आज हमें ज्ञान की वर्षा दें, जो भी उनके स्टूडेंट हैं उनके लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर एच.एस. रावत जी। आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर सौरभ कपूर जी बड़ी परेशानियों के साथ में, कभी होगा प्रोग्राम के कभी नहीं होगा तो यही सोच करके मैंने तो अपना सुबह बैग पैक कर लिया था और गाड़ी में रख लिया था। अगर बोलेंगे आ जाओ तो आ जाऊंगा बोलेंगे नहीं तो घर वापस चला जाऊंगा। ऐसी टेंशन का माहौल था। उस परिस्थिति में आपने इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया। आपके साथ हमेशा साई की तरह साथ देने वाली जैस्मिन जैद जी, उन्होंने भी आपके साथ में बड़ी मेहनत की। उनके प्रोग्राम भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर उपस्थित अक्षय शर्मा जी, जो पंजाब के सबसे सीनियर, वरिष्ठ और बुद्धिजीवी और ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं। मेरे सामने उपस्थित मानविंदर जी युवा गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने कम एज के अंदर काफ़ी अपना नाम कमाया है। और अभी चंडीगढ़ में एक और 14 जनवरी को ज्योतिष सम्मेलन होने वाला है, उसकी ऑर्गेनाइजर भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। एक बार इधर मुंह दिखा दो तो आप भी इनके सम्मेलन में आ सकते हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि अच्छा प्रोग्राम मैं करूँगी, तो हमारा साथ उनके साथ में हम भी वहाँ पर पहुँचेंगे। और मेरे सामने उपस्थित सभी ज्योतिष बंधुओं और लाल किताब के विशेषज्ञ, हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषि हुए। एक ऋषि ने कान पे एक्सपर्ट की कि भाई अगर किसी के कान ऐसे हैं ना तो वो व्यक्ति ऐसा होगा, और वो कानों के एक्सपर्ट थे। किसी के कान देखे और बता दिया कि इसके कान छोटे हैं, ये आदमी मक्कार होगा। किसी का हो तो सोचना मत कहीं सोचे कि हमारे छोटे कान हैं हम मक्कार बोल दिया, ऐसा नहीं है। मतलब एक उदाहरण बता रहा हूँ, हमारे ऋषियों में कितना विरोधाभास था, मैं वो बताना चाहता हूँ। एक ने नाक के ऊपर ही रिसर्च करनी शुरू की, उसने हजारों लोगों की नाक देख डाली कि किसी की लंबी नाक है, जो इसके नथने हैं बादामी हैं तो उसका क्या होगा, गोल गोल हैं तो क्या होगा, ऊपर उठे हुए हैं तो कैसा होगा, जैसे मुमताज के ऊपर उठे हुए हैं, किसी के नीचे को हैं तो कैसा होगा। उस बात के एक्सपर्ट, और कुछ माथे के एक्सपर्ट, कुछ होठों के एक्सपर्ट, कुछ तिलों के एक्सपर्ट, कुछ बालों के एक्सपर्ट। तो हमारे ऋषियों ने उस समय हमें ये ज्ञान दिया, आज हम उसको सिर्फ रिसर्च कर पा रहे हैं। ऐसे ही ज्योतिष के क्षेत्र में भी लाल किताब के एक्सपर्ट केपी साहब, ये सब लेटेस्ट हैं। ये तो अभी सिर्फ 100-150 साल की कहानी है, लेकिन उससे पहले भी हमारे जो द्वापर, त्रेता, सतयुग के ऋषि थे, उनमें भी विरोधाभास था। तो ऋषि पाराशर जी ने वैदिक पद्धति को ईजाद किया। वैदिक पद्धति क्या है? वैदिक पद्धति का मतलब है ब्रह्म पद्धति। और ब्रह्म पद्धति क्या है? जो प्रकृति से डेवलप होती है, यानी जो प्रकृति में, मैडम बात है नहीं, मैडम आपका भी सम्मेलन होगा और कोई इस तरह से खराब करेगा उसको तो क्या बीतेगी उसके ऊपर। डिसिप्लिन में रहना सीखिए। तो इसका मतलब यह रहा कि जो ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर है, उस ज्ञान को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उसको वैदिक बोलते हैं। और यह टोटल वैज्ञानिक आधार पर है। आपका खाने का क्या तरीका है, आपका सोने का क्या तरीका है, आपका बोलने का क्या तरीका है, आपकी शादी कैसी होगी, आपकी पत्नी कैसी मिलेगी, आपका स्वभाव उसके साथ कैसा होगा, उसका तालमेल कैसा रहेगा, आपको बड़ा घर पसंद है, छोटा घर पसंद है,
आपको पैसा ज्यादा पसंद है, पैसा कम पसंद है, आपको ताकत ज्यादा पसंद है, ये इनबिल्ट है। और ये 84 लाख योनियों में इनबिल्ट है। इसका मतलब जब भगवान ने उत्पत्ति की, सृष्टि की उत्पत्ति की, 84 लाख योनियों हमें दी और 84 लाख योनियों के अंदर इसको इनबिल्ट किया और ऋषियों ने इसको शोध किया मनुष्य के ऊपर। उसको वैदिक ज्योतिष बोलते हैं। जब सृष्टि की उत्पत्ति हो गई तो समस्या यह थी कि मृत्यु के बाद हमारे इस धन का क्या होगा, ये जो बिल्डिंग बनाई है ना बड़ी बड़ी, इनका क्या होगा, और बैंक बैलेंस है साथ तो लेके नहीं जा सकते, इसका क्या होगा। तो आदमी को टेंशन होने लगी और सारे की सारे जितने भी लोग थे ये देवताओं के पास गए। उन्होंने कहा हम ये जानना चाहते हैं, आपने पैदा तो कर दिया लेकिन जिएंगे अंधेरे में, आए कहां से हैं, जाएंगे कहां, हम ये जानना चाहते हैं। देवताओं के बस की बात नहीं थी कि वो देवता बने कैसे। वो फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सभी लोग और ब्रह्मा जी के सामने एक बात रखते हैं कि ब्रह्मा जी आपने सृष्टि की उत्पत्ति तो कर दी लेकिन हम जी रहे हैं अंधेरे में, हमने 2 बच्चे पैदा कर दिए, फिर हम मर जाएंगे, हम कहां जाएंगे। कोई ऐसा सूत्र बताओ जिसकी वजह से हम कहां से आए और क्यों जी रहे हैं और कहां जाएंगे मृत्यु के बाद। उन्होंने कहा देखो भाई, इसकी मैं 2 चाबियां दे सकता हूं तुम्हें। एक है ज्योतिष, मेरे पुत्र सूर्य के पास है, उसको बोलते हैं सूर्य सिद्धांत। और सूर्य सिद्धांत को जो समझ गया वो इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी हो सकता है कि ग्रहों की गति क्या है, ग्रह घूमते कैसे हैं, ग्रह कैसे प्रभाव डालते हैं, कितनी त्रिज्या पर हैं, कितने त्रिकोण पर हैं, क्या है सूर्य ग्रहण, क्या है ग्रहों की गति, क्या है। वो सारी कैलकुलेशन सूर्य सिद्धांत में ऋषियों ने अपने योग बल से लिख दी और उसके बाद उसमें फलित ज्योतिष आ गई। ज्योतिष के माध्यम से आप यह समझ सकते हैं क्या आपका जीने का आधार क्या है। जिस दिन से आप पैदा हुए और पूरे जीवन आप जिंदगी में क्या क्या करोगे, ये ज्योतिष आपको बताएगी, वैदिक ज्योतिष। और उसके आधार पर आप इसको कमवर्ती कर सकते हैं, ये सिद्धांत भी आपको दिया गया। अगर मान लो आपकी कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है और जीवन भर दरिद्र रहना वो तो सबसे बड़ा अभिशाप है, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह कहा है कि जीवन भर नहीं रहोगे अगर आप उपाय करते हो तो। अब उपाय की थ्योरी के तौर पर लाल किताब आ गई कि भाई ये वैदिक तो इन्होंने दे दी, उपाय हम दे देते। भाई तुम महल तुम तैयार करो, पलस्तर हम कर देंगे, पेंट ये कर देंगे। इसका मतलब ये रहा कि ये जितनी भी देन है सब उन योग ऋषियों की देन है जिनको हम यहां पर बताते हैं। जब ये ज्योतिष हमें मिल गई तो इससे तसल्ली नहीं हुई देवताओं को। उन्होंने कहा ये तो फिर काल्पनिक है। क्या है? कोई मानेगा और कोई नहीं मानेगा। मैंने कहा पिछले जन्म में तुम नरक में थे, अब आप बोलोगे कैसे तय करें नरक में थे। मैंने कहा अगले जन्म में स्वर्ग में जाओगे तो खुश होते रहोगे, लेकिन अभी तो कौन सा देखा है आपने। इसके लिए ऋषि पाराशर जी ने आपको बड़े जबरदस्त सूत्र दिए। वो दिए दृष्कांड कुंडली के। दृष्कांड कुंडली के अंदर आपको यह पता चलेगा कि आप पिछले जन्म में क्या थे, इस जन्म में तुम हो मनुष्य, और अगले जन्म में आप कहां जाने वाले हो यह पता चलेगा। अब आप ये सोचें कि पता तो लग गया, लेकिन क्या आपके अंदर वो एलिमेंट हैं। आप सुबह से शाम तक तंबाकू रगड़ के खाते हो, शाम को शराब पीते हो, मुर्गा भी खाते हो, और कुंडली बोल रही है स्वर्ग में जाओगे, तो क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। यहां पर कर्म की थ्योरी भी काम करती है। इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है ये बड़ी डिटेल है, इसका कोई ना आदि है ना कोई अंत है।
इतनी विशाल है। आज मैं आपको कुछ सूत्र दूंगा। ये बताया इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। बच्चा जब पैदा हो जाता है, पैदा होते ही जब उसकी कुंडली बनती है, बनने के बाद उसके ग्रह आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली के अंदर अच्छी पत्नी मिलने का योग है या आपकी कुंडली में बहुत पैसा मिलने का योग है और आपकी कुंडली में आईएएस आईपीएस बनने का योग है। ये पंडित जी ने लिख दिया, लेकिन ये घटित नहीं हुआ। ये गलती कहां हुई हमसे, घटित क्यों नहीं हो रहा? तो मैं आज आपको जो मेन कुंडली होती है, लगन कुंडली, इसके साथ आपको जानकारी दूंगा नवांश कुंडली की। नवांश कुंडली को कैसे स्टडी करें, बिल्कुल टिप्स के ऊपर बताऊंगा। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि आप पिछले जन्म में क्या थे। वो एलिमेंट आपके अंदर ज्ञान वाले हैं, क्यों कर रहे हैं ज्योतिष का काम आप, और अगले जन्म में भी आपकी स्थिति क्या होगी, ये सब आपको कुंडली के माध्यम से पता लगता है। ये सब मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अभी हम एक कुंडली की बात करेंगे, कोई भी एक कुंडली की बात करते हैं। मान लो लगन के अंदर कोई राजयोग बना हुआ है, मालव नाम का राजयोग बना हुआ है। सपोज शुक्र स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है, लगन के अंदर ही बैठा हुआ है। अब आपने कहा कि आपकी कुंडली में तो मालव नाम का राजयोग है, आप तो सुख साधन फिल्म स्टार ऊंचाइयों को छुएंगे, बड़ा आपका नाम होगा, शोहरत होगा। लेकिन मालव नाम का राजयोग आपका निष्फली हो जाता है। ऐसा हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर मान लो गज केसी राजयोग बना हुआ है या हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। पंच महापुरुष राजयोग होते हैं इस दुनिया के अंदर। उन पंच महापुरुष राजयोगों के 5 ग्रहों के राजयोग होते हैं। जो व्यक्ति की कुंडली के अंदर एक कोई राजयोग मिल जाए, वो व्यक्ति की दशा आ जाए उस ग्रह की, तो वो व्यक्ति ऊंचाइयों पे छुएगा। या तो आईएएस आईपीएस, बड़ा अधिकारी, जज, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, यानी बड़े पदों पर वो जाएगा जरूर एक महापुरुष राजयोग के अंदर। अभी मान लो एक व्यक्ति तुला लगन की कुंडली है, उसके अंदर एक राजयोग बना हुआ है मालव नाम का महापुरुष राजयोग। अब ये राजयोग फलीभूत होगा या नहीं होगा? आपने तो लिख दिया, पंडित जी ने लिख दिया कि ये व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन वो राजयोग आपका फलादेश नहीं दे पा रहा। तो मैं आपको इस सिद्धांत को समझाऊंगा, फिर बाकी के राजयोगों पे आप देख सकते हैं। और जो अच्छे ग्रह हैं, जिनकी दशाएं चल रही हैं, उनके आपको रिजल्ट अगर नहीं मिलते हैं, तो फिर आप इसको सूत्र को एनालिसिस कर सकते हैं। फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये मेरा जो बृहस्पति उच्च का बैठा है, ये निष्फली हो सकता है। मान लो बृहस्पति उच्च का बैठा लगन के अंदर, हंस नाम का राजयोग बना हुआ है बड़ा जबरदस्त। अब वहां लगन के अंदर उसको दिशा बल भी प्राप्त होता है, स्थान बल भी उसको प्राप्त हो गया, मित्र की दृष्टि है तो दृष्टि बल भी प्राप्त हो गया, उसको काल बल भी प्राप्त हो गया, 50% नैसर्गिक बल भी प्राप्त हो गया, वो पूर्ण बली हो जाता है। मान लो उसको पूर्ण बल मिलता है षडबल के अंदर, 6 बल होते हैं, 6 की 6 बलों में उसको बली हो गया। वो आपने सोचा बहुत पावरफुल ग्रह है, इसकी दशा के अंदर ये व्यक्ति ऊंचाइयों को छुएगा, और बृहस्पति की दशा शुरू होती है और वो व्यक्ति कामयाब नहीं हो पा रहा। अब मैं आपको समझाता हूं। यहां से यहां तक ये लगन है, इस कोने से लेके इस कोने तक लगन है, ये 30 डिग्री की है। यहां से लेके यहां तक 30 डिग्री है। नवांश में 9 हिस्से किए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 30 डिग्री को 9 से भाग करेंगे तो 3 डिग्री 20 कला। एक हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी? 3 डिग्री 20 कला। मैंने लगन के 9 हिस्से किए, 3 डिग्री 20 कला एक हिस्से की वैल्यू आई। जहां पर नवांश कुंडली के अंदर अगर चर लगन आ जाए 1 4 7 10, तो नवांश कुंडली उसी लगन से शुरू होती है। अगर स्थिर आ जाए
स्थिर लगन 2, 5, 8, 11, अगर वो आ जाएं तो उस राशि से नौवीं से शुरू होती है, और अगर दुस्वाब 3, 6, 9, 12 आ जाएं तो उससे 5वीं, ये याद रखें। अब ये चर लगन है, कर्क, कर्क में बृहस्पति उच्च का बैठा हुआ है। अब यहां पर 1, 4, 7, 10 अगर चर लगन हो और ये लगन 0 से 3 डिग्री 20 कला तक हो तो ग्रह वर्गोत्तम होगा। क्या होगा? वर्गोत्तम हो जाएगा। वर्गोत्तम होने पर ग्रह इतनी पावर लेके बैठा होता है कि अंदर से भी दमदार और बाहर से भी दमदार। यहां पर यह ग्रह सबसे पावरफुल हो गया, और जैसे ही बृहस्पति की दशा शुरू होगी और जैसे ही बृहस्पति की अंतर्दशा शुरू होगी, आपको प्रधानमंत्री बुला करके मिनिस्ट्री दे देंगे कि लो बेटा आप ये काम करो। आपको वो अवार्ड मिलेंगे जिनकी आप सोच नहीं सकते। आपका नाम तुरंत आ जाएगा कहीं से भी कि यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड, आप कह भी नहीं सकते। अचानक आपको ज्ञान की ऐसी पत्तियां फूटेंगी कि आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु नानक देव जी की तरह, कबीर की तरह, रहीम की तरह, मीराबाई की तरह, मोहम्मद की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह। ये तो सब कलयुग के ही है ना। इनको भी ज्ञान की अनुभूति हुई। अचानक इनका लिंक होता है ऊपर अंतरिक्ष में ग्रहों के साथ, और इनकी वाणी बोलना शुरू कर देती है। अगर यही ग्रह वर्गोत्तम हो गया और गुरु के ऊपर किसी पाप ग्रह की प्रभाव नहीं है तो आपके दिमाग और बुद्धि पर गुरु का प्रभाव आ जाएगा और आप वो चीजें बोलना शुरू कर देंगे कि आप सोच नहीं सकते। आपके पास वो विज्ञान आएगा, अंतरिक्ष से वो चीजें आपके पास आ जाएंगी और आप किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। किसी भी भाषा का मतलब यह है कि हिंदी वाला मान लो पंजाबी नहीं आता, और अगर उसका ये लिंक हो गया तो वो पंजाबी भी बोलेगा ध्यान में, वो मराठी भी बोलेगा ध्यान में, वो हर भाषा को बोल सकता है। क्यों? कि सारे शब्द अंतरिक्ष में सेव हैं। भगवान की जो वेबसाइट है ना god.com, www.god.com, उसमें सब संचित हैं। आपको सिर्फ ट्यूनिंग करने की जरूरत है। जैसे अभी जैस्मीन जी कह रही थी कि आपको ट्यूनिंग करनी है। ब्रेन फ्रीक्वेंसी अगर मुझे पता चल जाए ध्यान के माध्यम से कि अक्षय शर्मा की ब्रेन फ्रीक्वेंसी ये है, और उसके ऊपर अगर मैंने ट्यून कर लिया तो अक्षय शर्मा क्या सोच रहे हैं सब कुछ मेरे को पता चलेगा। इस समय जॉय बाइडेन क्या सोच रहा है, पुतिन क्या सोच रहा है, मोदी जी क्या सोच रहे हैं, सब मुझे पता चलेगा A to Z। उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए आपको ध्यान में जाने की जरूरत है, और उसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते करते अगर मैं पिछले जन्म में चला जाऊं, क्योंकि सोल तो वही है ये, और आगे भी इस सोल को जाना है, तो मैं सब कुछ देख सकता हूं। और वही हमारे ऋषि मुनि सब कुछ देखते थे दिव्य ज्ञान से। और वो ज्ञान आपको तभी मिलेगा, बेटा ये खिसटर पर मत करो थोड़ा, ठीक है ना, एक साइड पे कर लो कहीं पर भी, क्यों पीछे वालों को फिर कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है। क्योंकि जो अभी मेरी वाणी है और जो मेरी आई रेज है, जो मेरा फ्रीक्वेंसी लेवल है, वो सबके साथ जुड़ा हुआ है और उनके दिमाग में बैठ भी रहा है। खटर पटर होती है तो दिमाग में नहीं रहता, इसलिए मैंने कहा था आपको खटर पटर मत करो। यहां पर गुरु उच्च का हुआ, इस समय गुरु सबसे पावरफुल हो गया क्योंकि वर्गोत्तम हो गया। आप अंदर से भी महान और बाहर से भी महान हैं। अभी मान लो 3 डिग्री 20 कला से 6 डिग्री 40 कला तक अगर ये चला जाए गुरु, ध्यान से सुनना, 3 डिग्री 20 कला की आपकी लगन है, लगन में गुरु उच्च का बैठा है, वर्गोत्तम हो गया, 3 डिग्री 20 कला तक वो इतना पावरफुल हो जाएगा। लेकिन फलादेश क्या आ रहा है आपका कि ये तो कम डिग्री का है। क्या है? कम डिग्री का है, कम से कम 10-15 डिग्री तो होनी चाहिए ना। आपका तो डिग्री का कम है जी। आपने ये सोचा नहीं
कि ये चर लगन में नवांश कुंडली के अंदर 3 डिग्री 20 कला था, वर्गोत्तम है, तो ग्रह पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल ग्रह है, यानी यहां स्टार जा रहे हैं उसके। अगर ये खिसक के यहां से यहां तक आ गया, यहां 3 डिग्री 20 कला से 6 डिग्री 40 कला के बीच में अगर आपकी लगन है, तो ये 4 से 5 यहां पर ये सिंह में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सिंह में आ गया। सिंह राशि के अंदर आदमी के अंदर ज्ञानी होने के साथ साथ आपके अंदर राजशाही तत्व आएंगे। क्या आएंगे? अभी तो आप कर्क राशि में थे, आप वर्गोत्तम थे, आपके पास ध्यान ज्ञान महानता बहुत जबरदस्त थी, लेकिन सिंह राशि में शिफ्ट होते ही, डिग्री शिफ्ट होते ही आपके अंदर ज्ञान के साथ साथ राज सत्ता और सतोगुण प्राप्त हो गया, क्योंकि सूर्य सतोगुणी प्लेनेट होता है, सूर्य चंद्र और गुरु। आपने सोचा भाई मैं तो योगी हूं, आदित्यनाथ क्या है, योगी आदित्यनाथ गुरु उच्च का हो या ना हो मैंने नहीं पता मुझे, लेकिन मैं तो जनरल बता रहा हूं एक उदाहरण के तौर पर। यानी ऐसा योगी उमा भारती और बहुत सारे हमारे गृह मंत्री वगैरह कई रहे महात्मा, यानी यहां पर आते उनको राज सत्ता प्राप्त हो जाएगी। आप जैसे स्वामी अग्निवेश मिनिस्टर थे, तो आप गुरु हैं, लेकिन राज सत्ता का लालच आपको आ जाएगा। अब यहां से ये आगे खिसक गया, 6 डिग्री 40 कला से 10 डिग्री के बीच में आपकी लगन आ गई, कर्क लगन है, लगन में गुरु उच्च का बैठा है, और यहां पर ये कन्या राशि में आ गया अंदर से। कहां आ गया? और कन्या राशि का स्वामी होता है बुध, और बुध के साथ उसका तालमेल बिल्कुल नहीं है। 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। अब बाहर से तो आप साधु संत और अंदर से आप खुद से ही लड़ रहे हैं। चोला तो पहन लिया आपने, और आपसे कोई पूछ ले कि भाई गायत्री मंत्र सुनाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोल दे कि नवग्रह के मंत्र सुनाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चोला पहन लिया, नाम नहीं लूंगा नहीं तो केस रजिस्टर्ड हो जाएगा मेरे ऊपर, पहले भी हो चुका है। पंजाब में बहुत चलते हैं वो गुरुजी, मंत्र देते हैं, मंत्र क्या देते हैं, मंत्र लो, है ना, ये वाली लाइन में 25,000 का, ये वाली लाइन में 5,000 का, ये वाली लाइन में तो उधर से जाओ। उनके खिलाफ मैंने टीवी पे बोल दिया, उन्होंने केस वेस कर दिए, चलो कहानी खत्म हो गई। अब उनके साथ हमारी टीवी पे बहस आ गई। जब मामला उछला तो मुझे ये पता था कि ये जो चोला है ना, चोला तो ऊपर से बृहस्पति का है लेकिन अंदर बुध है। क्या है? मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप मंत्र देते हो? बोला हाँ। मैं 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के 9 बीज मंत्र होते हैं, वो सुनाओ। बड़ा सिंपल, बड़ा महान आदमी, दिव्य आत्मा, है ना, अनंत विभूषित, पता नहीं कहां से अवार्ड मिले, लंदन वंदन से, पता नहीं कहां से। मैं कहा मंत्र सुनाओ। बोला सुना दूंगा। मैं अभी सुनाओ। अब याद नहीं, 9 ग्रहों के 9 मंत्र याद नहीं। मैं कहा अच्छा ऐसा करो 5 छोड़ दो 4 ग्रहों के सुनाओ। मैं सुना दूंगा। मैं कहा अभी सुनाओ। मैं कहा तुम दुनिया को पुत्र पैदा करने का मंत्र देते हो, कभी कुछ देते हो कभी कुछ देते हो। मैं कहा 4 मंत्र ग्रहों के बताओ, सूर्य चंद्र मंगल और बुध के सुना दो। बोले सुना दूंगा। मुझे पता था, याद नहीं है, क्योंकि पता तो मुझे था कि अंदर नवांश कुंडली में कहीं ना कहीं बुध अटका पड़ा है या कोई शुक्र अटका पड़ा होगा। मैं कहा अच्छा चलो किसी एक ग्रह का सुना दो जिसका याद हो। 9 ग्रह में से किसी एक ग्रह का मंत्र याद नहीं। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ऊपर से भगवा तो पहन रखा है लेकिन अंदर कौन सी राशि में है। यहां से हम 10 डिग्री से लेकर के अगर आगे चले जाते हैं 13 डिग्री 20 कला तक, वो तुला राशि में आ गए। किस में आ गए? बाहर से हरिओम हरिओम हरिओम, और अंदर से ये कन्या अच्छी है।
इसको तो हम दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे। अब वो शुक्र जो बेचारा अंदर है, बाहर से तो शुक्र का प्रभाव आ गया, मतलब गुरु का प्रभाव आ गया, अंदर जो शुक्र का प्रभाव है वो रुकता नहीं। ऐसी सिचुएशन में आप लोग ज्योतिषी हैं, क्या हैं? और ज्योतिषी दिव्य ज्ञानी होता है। हर एक आदमी के पैर नहीं पड़ने चाहिए आप लोगों को, हर संत के आदमी के पैर नहीं पड़ने चाहिए। आप उनसे ज्यादा ज्ञानी हो, आप ब्रह्म के बारे में जानते हो, आप ग्रहों के बारे में जानते हैं, वो सिर्फ आध्यात्म के बारे में जानते हैं, वो किताबों तक जानते हैं, और आप किताबों के ऊपर की बात करते हो, वो भौतिक जगत की बात करते हैं, और आप ग्रहों की बात करते हैं। यानी आपको पता चंद्रमा पे क्या है? कौन से साधु को पता है चंद्रमा पे क्या है? नहीं पता किसी को। पूछ लो जा करके, उसे पूछो सूर्य के ऊपर क्या है, नहीं बता पाएगा। बृहस्पति पे क्या है, नहीं बता पाएगा। आपकी शुरुआत कहां से हो रही है? ग्रहों से। यहां से आकर के 13 डिग्री 20 कला से ये और आगे खिसक गई लगन आपकी। 13 डिग्री 20 कला से 16 डिग्री 40 कला तक आ गई। वृश्चिक का नवांश आ गया। क्या आ गया? मंगल का नवांश। मेरी बात सुन लो, नहीं तो श्राप दे दूंगा तुम लोगों को। ठीक है ना? जैसे मैं कहता हूं वैसे कर लो। दुर्वासा ऋषि जैसा स्वभाव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दुर्वासा ऋषि जैसा। यानी बाहर से आप ज्ञानी तो हैं, लेकिन अंदर से क्या है? आपके अंदर क्रोध भी है, आप उसको जीत नहीं पाते। कहता आप क्रोध को जीतो। कौन जीतेगा? जैसे कुंडली में नहीं लिखा जीतना, तो कहां से जीत लेगा? ऋषि मुनि नहीं जीत पाए, कृष्ण भगवान नहीं जीत पाए, जो योगी थे उनसे बड़ा कोई योगी नहीं हुआ, उससे बड़ा भगवान कोई नहीं हुआ, वो क्रोध को नहीं जीत पाए, तो कौन जीतेगा? इसका मतलब ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रह कर्म फल प्रदा। ये जो जगत है ना पूरा, जैसे कभी उन्होंने बोला था, मैं कुलदीप भास्कर जी ने, ग्रहों के प्रभाव है। इस 5 तत्व के शरीर में जो आ जाएगा ना, वो कोई नहीं बचेगा। कोई ये कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, कोई ब्रह्मचारी नहीं। शुक्र का प्रभाव सबके ऊपर है, कोई नहीं ब्रह्मचारी। ये ज्योतिषी को ही पता होना चाहिए। हम बोलते हैं तो बड़ा बाल ब्रह्मचारी है। अरे कहां से बाल ब्रह्मचारी हो गए? शुक्र को ऑफ थोड़ी कर रखा है ऊपर से, कि बटन ऑफ कर दिया शुक्र का, उसका प्रभाव तो आएगा। यहां पर उसका स्वभाव थोड़ा क्रोधी हो जाएगा। आगे अगली 16:40 से 20, यहां पर उसका धनु का नवांश आ जाएगा, स्वराशि का। स्वराशि धनु राशि थोड़ी क्रोधी है, शस्त्रधारी भी है, धनुष वाली भी है, ज्ञानी भी है। बाहर से आदमी संत है, ज्ञानी बहुत है, द्रोणाचार्य की तरह, परशुराम की तरह, कृपाचार्य की तरह। लेकिन अंदर से आप उसको शरीफ मत समझना कि सोच लो कि महात्मा है, इसको जो मर्जी फेंक देंगे। वो उठा करके आपको तीर चलाना भी जानता है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति ज्ञानी भी होगा और बोल्ड भी होगा, और वो दूसरे को सामने बता सकता है कि सनातन कमजोर नहीं है। और मेरा गुरु तो धनु में ही बैठा है, नवांश कुंडली में। इसलिए बेचारे मेरे सामने मोहम्मडन्स होते ना, मोमिन, उनको बड़ी टेंशन होती है कि रावत जी हैं सामने। लोग कहते हैं आप डरते नहीं है। मैं क्या डरूंगा कहां से? मेरी नवांश कुंडली में धनु में बैठा हुआ, तो मैं क्या करूं? मैन में उधर बैठा हुआ है। तो यहां से आगे अब देखिए, हम अपने उस पॉइंट पे आते हैं जिसकी आपको इंतजार है। यहां से आकर के अभी 20 डिग्री से हम आगे चले गए। यहां पर आ गया नवांश आपका मकर का। मकर में बृहस्पति होता है नीच। मकर राशि में बृहस्पति नीच। बाहर से हम उच्च और अंदर से नीच। यहां पर जो कुंडली होगी ना, वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंटों पे डाल के रख देगी। आप खाली देखने के लिए हैं उच्च के गुरु, और अंदर वो आपको ना धन दे पाएगा, ना मान सम्मान दे पाएगा, और वो ज्योतिषियों के चक्कर में भटकता रहेगा। तो मेरी कुंडली में ये योग है, मेरी कुंडली में ऐसा योग है, देखिए जरा क्या होगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा।
ये सिचुएशन बनी रहेगी। अगर नवांश कुंडली के अंदर वो नीच हो गया और मेन कुंडली में उच्च है तो उसके फल में कमी आ जाएगी। कितनी कमी आएगी? नवांश कुंडली कितना फल देती है? मैं बाहर से बहुत अच्छा हूं, अंदर से डरपोक हूं। मैं बाहर से बहुत पैसे वाला दिखाई दे रहा हूं, 4-4 6-6 गाड़ियां रखी हुई, अंदर कर्ज भरा पड़ा है। आलीशान बिल्डिंग बना रखी है, अंदर से वो सब लोन पर है। तो इसका मतलब हमारा जो प्लेनेट था, जब हम पैदा हुए थे तो जो ग्रह ऊपर हवा में ऐसे चल रहा था बृहस्पति उच्च का, लेकिन वो यहां पर आकर के नीच था। यानी बाहर से हमें एक ऐसा आभामंडल मिला कि जहां पर हम अच्छे परिवार में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर खाने नीच होने के कारण हमारी जो कुंडली का फल है वो 50% टूट जाएगा। इसलिए ऋषि पाराशर जी ने ये कहा है कि नवांश कुंडली की उपयोगिता है। बीबी रमन साहब साउथ इंडिया में थे, उन्होंने भी कहा है कि इसकी उपयोगिता है, और बहुत सारे लोगों ने भी इसकी उपयोगिता ऋषि ने माना है। और ऋषि पाराशर जी ने वैदिक तौर पर इसको इसलिए माना है कि आदमी का भी यही रूप होता है, बाहर से कुछ होता है, अंदर से कुछ होता है। जो बाहर से चिकना चुपड़ा दिखाई दे रहा है ना बहुत ज़्यादा, वो जरूरी नहीं कि अंदर से इतना साफ सुथरा हो, क्योंकि जो बाहर से चिकना होता है ना वो अंदर से खुरदुरा होता है। ये अंगूठी बाहर से बड़ी चमकीली है, इसके अंदर देखो खुरदरी होगी। किसी भी चीज को देखो, बाहर से जैकेट कैसी है, अंदर कौन सा कपड़ा लगा रखा हुआ, देख करके ऐसे लगे मत पहनो इसको, है ना। तो अंदर कोई भी चीज क्या होती है आपकी, तो सब खुरदरी होती है। बाहर से शरीर अच्छा दिख रहा है, अंदर से खोल के देखो तो आप आंख बंद कर लेंगे, ये देख नहीं सकते इसको। तो इस प्रकार से नवांश कुंडली की उपयोगिता है कि व्यक्तित्व 4 प्रकार का व्यक्ति का है। एक बाहर से बहुत खूबसूरत और अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, लेकिन अंदर वो उतने ही मगरमच्छी होते हैं। वो अपनी पर्सनैलिटी का फायदा उठाते हैं। कई ज्योतिषी, कई साधु संत, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत होती है ना, हमें लगता है यार एक बार इसके साथ फोटो खिंचवा लो, बड़ा अच्छा आदमी। फोटो खिंचवाते खिंचवाते उसके पास चले गए, नज़दीक आ गए, दोस्ती कर ली, और उसके बाद पता चला ये तो बड़ा घिनौना आदमी है। फिर आप भाग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि अंदर कुछ और है। वो एक पार्ट ऋषि पाराशर जी ने कहा है कि जो बाहर से खूबसूरत है वो जरूरी नहीं कि अंदर से भी उतना ही अच्छा हो। वो अंदर से काला हो सकता है, तो नवांश कुंडली आपको बताएगी। दूसरा पार्ट, जो बाहर से बहुत खूबसूरत है और अंदर से भी उतना दयालु हो। आपको बाहर से लगा यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है ना, और अंदर से भी उतना दयालु हो, अंदर से भी उतना ही सॉफ्ट हो, तो फिर आपको लगेगा कि ये है आदमी सही। यानी नवांश कुंडली भी अच्छी और मैन कुंडली भी उसकी अच्छी है। एक आदमी होता बाहर से कुरूप, फिल्मों का विलेन लगता है, ऐसे उसको देख के डर लगता है। जैसे शोले का डायलॉग जो चलता है ना अमजद खान का, यानी मार धाड़ बलात्कार ये सब सीने करते हैं ये लोग, लगते हैं बड़े गंदे आदमी हैं, लेकिन अंदर से वो बड़े ही परोपकारी होते हैं। ऐसा प्राण के बारे में बोला जाता है कि बाहर से ऐसे गंदे गंदे सीन किए उसने, लेकिन अंदर से वो बड़ा ही सॉफ्ट आदमी बताते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे में प्रेम चोपड़ा साहब से भी मिला था, बाहर से शकल सूरत ये सब तो ऐसे लगता है जिन पता नहीं कितने हमें किडनैप कर लेगा, लेकिन जब उनके पास नाश्ता किया, उनके साथ खाना वाना खाया, उनसे बातचीत हुई, उनके परिवार की बातचीतें देखी, तो लगा यार ये तो बाकी जैसा दिखता है वैसा नहीं है। एक होता है अंदर से भी काला और बाहर से भी काला, यानी बाहर से तो गंदा दिख ही रहा है कि बड़ा गंदा आदमी है, लेकिन अंदर से भी उतना ही गंदा। तो ये 4 स्वभाव होते हैं और चारों स्वभावों को नवांश कुंडली बताती है। इसलिए आप लोगों को इतनी जल्दी ज्योतिषियों को किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए। भेड़ चाल लग जाती है, एक बाबा आ गया नहीं, और वो बाबा कैसा है बस फोटो चाहिए इसके साथ, बढ़िया बाबा है। पता चला कि बाबा जिस घर में आ रहा था उस घर की पत्नी को ही लेके भाग गया।
अखबारों में न्यूज बन गई, ब्रेकिंग न्यूज। तो इसलिए इन सब चीजों से आपको सावधान रहना होगा। वैदिक ज्योतिष आपके रियल थॉट्स पे आधारित है कि आप क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सोच रहे हैं, 2 घंटे बाद क्या सोचेंगे, 3 घंटे बाद क्या सोचेंगे, 4 घंटे बाद क्या सोचेंगे। आपके विचारों की गति लगातार मून के द्वारा घूमती रहती है। जैसे जैसे उसकी डिग्री घूमती हैं, मून की डिग्री बढ़ती हैं, आपका ब्रेन चेंज होता रहता है, ब्रेन चेंज होता रहता है। और अच्छा ज्योतिषी कलम दबात लेकर के बैठा होता था और वो बताता रहता था 2 घंटे बाद ये होगा, 1 घंटे बाद ये होगा, फलाने टाइम ये होगा, बशर्ते कि आपको डिग्रिकल नॉलेज हो, आपको नवांस की नॉलेज हो। अब लास्ट में मैं सिर्फ आपको ये और बता दूं कि आप कौन से लोक से आए और कौन से लोक में जाओगे। कई लोगों को जानकारी की इच्छा होती है, ये दृष्कांड कुंडली से पता लगता है। इसके साथ साथ आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। नवम भाव भाग्य का है, हम भाग्य लेके पैदा होते हैं। नवम से नवम पंचम भाव भाग्य से भाव का है, भाग्य का है। इसका मतलब अगला भाग्य। क्या इस कुंडली में आपका नवम भाव किसका है? भाग्य का। और उससे भाग्य स्थान कौन सा बनेगा? इसका मतलब पंचम, अगला भाग्य। अगला भाग्य का मतलब अगला जन्म। अगला जन्म पंचम और इसका जन्म आपका हमारा नवम। आप पीछे कहां से थे ये नवम से पता चलेगा, आगे कहां जाओगे पंचम से पता चलेगा। ऋषि पारशर जी ने एक सूत्र दिया है, उन्होंने कहा है कि द्रेष्कांड कुंडली के अंदर, द्रेष्कांड कुंडली के अंदर नवम भाव के ऊपर, नवम भाव के स्वामी के ऊपर अगर कोई पावरफुल ग्रह चंद्रमा और सूर्य में से, दोनों में से कोई पावरफुल हो ग्रह, तो आप पिछले जन्म में तपस्वी थे, शिव के पुजारी थे और शिव लोक से आपका आना हुआ है। और आपका काम है ज्ञान को फैलाना, आपका काम है अच्छे अच्छे कर्म करना। अगर मान लो नवम भाव नवमेश इनके ऊपर मान लो मंगल का प्रभाव है और मंगल पावरफुल स्थिति में है, तो आपका जो आगमन हुआ है वो पृथ्वी लोक से ही हुआ है और पृथ्वी लोक पर ही जाने वाले हो, अगर वो पावरफुल स्थिति में है। तो बुध का अगर प्रभाव है तो बैकुंठ लोक से, और अगर बृहस्पति का प्रभाव है तो ब्रह्मलोक से आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब आप जो ज्ञान से जुड़े हुए हो ना, ब्रह्म ज्ञान से जुड़े हुए हो, इसलिए ऋषि पारशर जी ने कहा है कि लगन में बृहस्पति बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान की भी प्राप्ति होती है और पूर्व जन्मों में भी उसके कर्म बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि वो नवम भाव को भी देखता है, वो पंचम भाव को यानी अगले जन्म को भी देखता है, दोनों जगह पे उसका प्रभाव होता है। अगर शुक्र हो तो स्वर्ग लोक देखे, तो ये लोक किसी ने नहीं है लेकिन ऋषियों ने देखे हैं, और कोई भी चीज ऋषियों ने अगर लिखी है तो योग बल पर लिखी है। अगर शनि है तो यमलोक से, और राहु है तो पृथ्वी लोक के आसपास जो टापूज है ना, मालदीव वगैरह वगैरह, ऐसे अंडमान निकोबार, इस तरह के ऐसे टापूज पे आप थे और वहां से आपने जन्म लिया। अगर केतु है आपका तो नर्क लोक से, यानी वो भी ऐसा ही व्यक्ति रहता है, उसके ऊपर इसका प्रभाव रहता है। अगर वो सुप्रभाव में आ जाए तो केतु अपने परिवर्तन को कर देता है। सेम कंसेप्ट पंचम भाव के साथ अगर इंप्लीमेंट होता है तो आप बैकुंठ लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, उन लोकों पर आप जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में कहीं नर्क लोक का आ रहा हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सोचें हाय हम तो नर्क में चले जाएंगे, आप अपने कर्म से, अपने मंत्र जाप से आप इसको चेंज कर सकते हैं।
तो आप अपना बदल सकते हैं। बदलने की क्षमता कुंडली के अंदर दी होती है कि आप इस तरह से अगर मंत्रों का जाप करते हैं, आप भगवान के साथ संपर्क करते हैं और आप उन चीज़ों को, आपके अंदर जो अंदर सेव है कोई चीज़ आपके अंतःकरण में, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ये मैंने आज आपको जानकारी दी। अगर आपको किसी को कुछ और इससे संबंधित कोई जानकारी है तो चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने बड़े ध्यान के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और सौरभ जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ आपने अपने इस मिशन को कामयाब बनाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद।